बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आज उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, हेडिंग हमारे पास है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है किसी भी कंटेनर के अंदर, तो उसके अंदर नेचुरली ये कैपेबिलिटी पाई जाती है कि उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब वो इवेपोरेट करेंगे तो अपनी सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे विच इज़ कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। फर्स्ट कर लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने एक प्योर सॉल्वेंट जो है वो लिया हुआ है। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद इवेपोरेट करते जाएंगे और इस सरफेस के ऊपर जमा होकर यहाँ पर वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। हम इसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। जब भी आप किसी प्योर सॉल्वेंट को एक कंटेनर में लेते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद एवेपोरेट करते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। और जब स्पॉन्टेनियसली मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट करते हैं तो वो अपनी सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, राइट। लेकिन जैसे ही हम इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूट जो वेपोराइज होने की, जो एवेपोरेट होने की सलाहियत ना रखता हो, उसके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट ना हो सके, उनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, ऐड कर दिया, ये मैंने रेड पॉइंट से, रेड मार्कर से इसको पॉइंट आउट किया है, ये देख लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अब हमने ऐड कर दिया है प्योर सॉल्वेंट में। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इस सोल्यूशन के ऊपर? सोल्यूशन तो बन गया हमारे पास, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बन गया। अब मसला ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जैसे ही आपस में इकट्ठे होंगे, दे विल क्रिएट सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ईच अदर। सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि पहले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वेपोराइज हो रहे थे, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ और है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो गई है जिसने सॉल्वेंट की एवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स उस तरह से एवेपोरेट हो ही नहीं पाएंगे जिस तरह से वो पहले हो रहे थे। यू गॉट माई पॉइंट? पहले हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, उसके पार्टिकल्स खुद ब खुद एवेपोरेट हो रहे थे, लेकिन जैसे हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब पार्टिकल्स में एवेपोरेशन, अब पार्टिकल्स के वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत में कमी आ जाएगी। और जब वेपर्स कम बनेंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? जब आप किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, और वो सॉल्यूट कैसा है? उसकी नेचर ये है कि वो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की एवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी में डिक्रीज आता है और इससे वेपर प्रेशर के अंदर कमी आ जाती है। अब हमें पढ़ा हुआ है रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। You must have remembered this. Delta P over P naught is equal to x2. Delta P stands for lowering in vapor pressure. P naught stands for vapor pressure of a pure solvent. And what is x2? x2 are the mole fraction of solute. तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने डिजाइन कर दी। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास x2 है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के। अब अगर मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जिस चीज़ के मोल फ्रैक्शन आपने निकालने हैं उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो x2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2, क्योंकि दो ही चीज़ें थी ना इसमें, तो मैंने सॉल्यूट के मोल्स भी ले लिए और सॉल्वेंट के मोल्स भी ले लिए। जब उनको ऐड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। तो x2 निकालने के लिए
इसी के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दिया। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी। इस x2 की वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जस्ट लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P ओवर P नॉट तो एज इट इज आ जाएगा, x2 की जगह n2 ओवर n1 प्लस n2 आ जाएगा। दिस इक्वेशन वी विल हैव, ओके। अब आप देखें, अगर हमारे पास बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन हो, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की इंतहाई कम मिकदार है, ना होने के बराबर है। और आप जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम n2 से जाहिर कर रहे हैं, वो डिनोमिनेटर में भी हैं। तो सोल्यूट तो जो हमारे पास सोल्यूशन है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंतहाई कम है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इंतहाई कम है। तो डिनोमिनेटर में इस n2 को हम इग्नोर कर देंगे। इफ वी हैव अ डाइल्यूट सोल्यूशन देन n2 कैन बी इग्नोर्ड। n2 को आप इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो फिर ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1। हमने n2 को डिनोमिनेटर से इग्नोर कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, मास को ऊपर रखा जाता है, मोलर मास को नीचे रखा जाता है। और केमिस्ट्री में मास और वेट, दीज आर एक्चुअली सेम थिंग्स। तो हमने मास को W से ज़ाहिर कर दिया और मोलर मास को M से ज़ाहिर कर दिया। तो अगर N इज इक्वल टू W ओवर M है तो N1 और N2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N1 क्या आ जाएगा, W1 ओवर M1, और N2 क्या आ जाएगा, W2 ओवर M2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। और जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो N2 की जगह N2 की वैल्यू आ जाएगी, N1 की जगह N1 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर ये चीज़ें डिनोमिनेटर में है ना W1 ओवर M1, जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो डेल्टा P ओवर P नॉट तो एज इट इज रहेगा, W2 ओवर M2 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये W1 ओवर M1 है, ये रिवर्स हो जाएगा, M1 ऊपर आ जाएगा, W1 नीचे आ जाएगा। तो अब अगर हम निकालना चाहते हैं उस सब्सटेंस की मोलर मास जिसने सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद सॉल्वेंट की एस्केपिंग कैपेबिलिटी को डिक्रीज किया, तो उसके लिए हमें M2 की वैल्यू चाहिए होगी। वी विल हैव द वैल्यू ऑफ M2 एंड व्हेन we are going to determine the value of M2, then we will have to cross multiply P naught del W2 M1 together। तो ये देखें P dot W2 M1 मैंने ऊपर रख दिया, डेल्टा P into W1 साथ में आ गया। तो this is the molar mass, this is the molar mass of solute। ये वो मोलर मास है सल्यूट की जो रिस्पॉन्सिबल है किसकी, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर को कम करने की। ये M2 की जो वैल्यू आपने निकाली है, ये वैल्यू किस चीज की है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोलर मास ऑफ द सल्यूट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको एक दफ़ा क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है तो उसके पास अपनी एक एवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन जैसे आप उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो उसकी वेपर्स में कन्वर्ट होने की स्लाइड कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको कहा रॉल्स लॉ, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x2 है। x2 निकालना हो तो x2 का फार्मूला क्या है, n2 ओवर n1 प्लस n2। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट की। n2 चूंकि डिनोमिनेटर में है, वी आर यूजिंग वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, तो n2 को हम डिनोमिनेटर से रिमूव कर देंगे, तो डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 आ जाएगा। n निकालने का फार्मूला W ओवर M है, तो n1 क्या आ जाएगा, W1 ओवर M1, n2 क्या आ जाएगा, W2 ओवर M2। इन दोनों वैल्यूज को उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया, ये आ गया। W1 ओवर M1 ऊपर जाएगा तो M1 ओवर W1 हो जाएगा। M2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, तो P नॉट W2 M1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डेल्टा P और W1 जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन in a pure solvent we are supposed to add a non volatile solute। होप सो कि आपको ये आर्टिकल समझ ज़रूर आया होगा। मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।